हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फौजी की पत्नी भिखारन। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। उत्तर प्रदेश के सबसे दूर दराज जंगल से सटे एक गांव में सोहन जी सुबह का पेपर उठाकर ऐसे ही सरसरी नज़र से देखने लगे। पेपर के पहले ही पेज पर ही सबसे ऊपर के फ्रंट न्यूज में छपा हुआ था कि कल भारत के सैनिक का एक दस्ता जो हिमालय की एक चोटी पर पोस्टेड थी, वह गश्त के लिए निकली थी और एक अवलांच बर्फ का तूफान आया और उसमें बहुत सारे सैनिक दब गए हैं। बचाव का काम चल रहा है, एक सिपाही को निकाला जा चुका है, बाकी का कुछ पता नहीं है। अभी बचाव दल का काम चल रहा है। उस गश्त में जो जो सैनिक शामिल थे उन सबका नाम दिया गया था। उसमें एक नाम आया, उत्तर प्रदेश का स्वप्निल दास। जैसे ही नाम पर नज़र पड़ा उत्तर प्रदेश के स्वप्निल दास, सोहन जी का दिमाग खराब हो गया। यह कहीं उसी का भाई तो नहीं है? उत्तर प्रदेश से स्वप्निल दास या मेरा भाई ही तो लगता है, या और कोई हो ना हो, या मेरा भाई है। पता नहीं क्या हुआ होगा। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था और वहाँ पर इतने लोगों को समझ नहीं थी कि कुछ भी हो जाए तो क्या करे और क्या ना करे। सोहन जी का भाई स्वप्निल अभी कुछ 8 महीना पहले ही फौज की सेवा में भर्ती हुआ था। जैसे ही सोहन की नज़र खबर पर पड़ी उसने यह मान ही लिया कि हो ना हो या मेरा भाई है और शायद उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी वह परिवार में किसी को कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर वह बेसब्री से पेपर का इंतजार करने लगा। पूरे पेपर में एक छोटी सी खबर छपी थी कि जो सेना के जवान दब गए थे उनमें से 2 सैनिक और मिले हैं, काफ़ी घायल हैं और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। 4 सिपाही की और अभी खोज की जा रही है। स्वप्निल का आज भी पता नहीं चला। आज सोहन ने अपनी पत्नी मीना को सारी बात बताई। मीना कही, आपको क्या लगता है जी, बर्फ में दबे हुए आज 2 दिन हो गए, स्वप्निल क्या जिंदा होगा? सोहन बोला, शुभ शुभ बोल, भाई है मेरा, उसे कुछ नहीं होगा। मीना बोली, भले ही आपका भाई है, लेकिन सोचो तो सही, बर्फ में 2 दिन दबे रहने के बाद क्या कोई जिंदा रह सकता है? सोहन चुप हो गया। स्वप्निल के परिवार में स्वप्निल का बड़ा भाई सोहन, स्वप्निल की भाभी मीना, स्वप्निल की माँ और 4 महीने पहले ही उसकी शादी प्रतीक्षा से हुई थी। 4 महीना पहले स्वप्निल की शादी प्रतीक्षा से हुई थी और शादी करके 2 सप्ताह वह प्रतीक्षा के साथ रहा था और वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया था। प्रतीक्षा स्वप्निल के जाने के पीछे स्वप्निल के घर में उसके जेठ जेठानी और अपने सासू जी के साथ रहती थी। जैसे सोहन को खबर लगा कि 2 दिन हो गए हैं स्वप्निल को बर्फ में दबे हुए, इतने दिन उसको पेपर में कोई खबर अपने स्वप्निल का नहीं मिला, तो सोहन और मीना ने यह मान लिया कि स्वप्निल अब जिंदा नहीं रहा। मीना एक बात अपने पति सोहन से कही, सुनो जी, अभी 4 महीना पहले ही स्वप्निल की शादी हुई है। शायद एक तरह से कहो तो उसके पेपर में अभी पत्नी का नाम चढ़ा नहीं होगा, इतना अपडेट हुआ नहीं होगा। हम अगर उसकी पत्नी मीना को घर से निकाल दे, उसे वापस उसके मायके भेज दे, तो प्रतीक्षा के जाने के बाद उसके पति का फौज में रहते हुए उसकी मृत्यु हुई है, तो जो भी उसके पीछे उसका पैसा मिलेगा वह हमें मिलेगा। 4 महीने पहले ही तो उसकी पत्नी हमारे घर आई है। पैसों में उसका क्या अधिकार? स्वप्निल पर क्या अधिकार? स्वप्निल हमारे घर का लड़का था, इतना बचपन से हमने पाल पोस के बड़ा किया है, और आज उसे कुछ हो गया तो 4 महीने पहले की आई लड़की उस पर अधिकार जमा कर, पैसे पर अधिकार जमा के बैठ जाए? क्या यह ठीक है? सोहन बोला, तुम पागल जैसी बात मत करो। प्रतीक्षा उसकी पत्नी है, कितना भी है तो उसका अधिकार तो बनता है। इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, उसे पति का सुख नहीं मिला, कम से कम कुछ पैसा मिले तो आगे का जीवन अच्छे से जी पाएगी। पर मीना हार मानने वाली कहाँ थी? उसे हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ उसे समझाते रहती। सुनते सुनते दिन सोहन का भी दिमाग खराब होने लगा। उसके भी मन में पैसों की लालच आने लगी, सोच बदलने लगे। सोहन अपनी माँ को भी बोलना भड़काना शुरू कर दिया कि प्रतीक्षा के चाल चलन ठीक नहीं है। 4-5 दिन पति के साथ रहकर जब पति चला गया हो वापस नौकरी में, तो उसके पीछे औरत कितने अच्छे से रह सकती है, तुम्हें तो पता ही है। माँ भी अपने बेटे सोहन की बातों का विश्वास की, आखिर उसका बेटा था, उसका खून था। फिर उन तीनों ने मिलकर प्रतीक्षा को कहा, तुम अपने घर चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रखना चाहते। प्रतीक्षा बोली, स्वप्निल कि 4 महीना पहले ही तो शादी हुई है, शादी कर यहाँ साथ में आई हूँ, 15 दिन उसके साथ रही हूँ, उसके साथ उसे पूरा जीवन काटना है। आप कैसे बोल रहे हो भैया कि तुम चली जाओ? स्वप्निल को क्या बोलोगे? क्या वह यह सब जानता है कि आप मुझे घर से निकालना चाहते हो? सोहन मीना ने उसे बोला कि स्वप्निल रहेगा तब ना तुम्हें यहाँ पर रखें, तुम्हें कुछ बोलेगा या तुम्हें उसे कुछ जवाब देना होगा। स्वप्निल जिंदा ही नहीं है, जो मर गया आज वह है नहीं, तो तुम किस अधिकार से और किस नाम से यहाँ पर रहना चाहती हो? निकलो यहाँ से। प्रतीक्षा जो बहुत गरीब घर की थी, उसके पिता नहीं थे, माँ थी और भाई भाभी थे।
वह सोची कि मैं वापस जाकर भी क्या करूँगी, अपने भाई भाभी के सर पर बोझ बनूंगी। माँ मेरी विधवा है, वह मेरा साथ देगी भी तो कैसे दे पाएगी। भाई और भाभी के साथ वह रहती है, वह क्या बोलेगी। उससे तो अच्छा है कि भले ही चार बातें यहाँ पर सुनाया जाए, मुझे जलील करे, लेकिन एक छत है, मेरा पति का घर है, मैं यहीं क्यों ना रहूं। लेकिन यहाँ पर सोहन मीना का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता गया। वह उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करते, घर का पूरा काम कराते, नाम मात्र का खाना देते और दिन भर उसे जलील करते। उसे बातों बातों में कहते कि तुम ही हो जो तुम अपने पति को खा गई। शादी को 4 महीना नहीं हुआ और तुम्हारा पति नहीं रहा, तो यह तुम्हारा ही कदम ऐसा शुभ था जो तुम अपने पति को खा गई। प्रतीक्षा हर चीज़ को सहन करती, हर चीज़ को बर्दाश्त करती, लेकिन वह उस घर को नहीं छोड़ रही थी। जिस घर में स्वप्निल की पत्नी बनकर, दुल्हन बनकर वह आई थी, वह अब उसकी हैसियत नौकरानी से भी बदतर थी। स्वप्निल के जाने का खबर का 10 दिन और निकले तो सोहन और मीना उसे घर से बाहर निकाल दिए। प्रतीक्षा गिड़गिड़ाते रही, रोते रही, लेकिन दोनों का मन नहीं पसीजा। दोनों के मन में तो सिर्फ एक ही सपना था और एक ही चेहरा था, पैसों का चेहरा। दोनों को लगता था कि स्वप्निल का जैसे मृत्यु कन्फर्म होगी, जैसे सरकार की तरफ से कन्फर्म होगा कि उसका भाई शहीद हुआ है, तो उसके नाम से ढेर सारे पैसा मिलेगा और सम्मान मिलेगा। प्रतीक्षा को घर से निकाल देने के बाद प्रतीक्षा वापस अपने घर की तरफ नहीं गई। वह वहीं पर आसपास भीख मांगने लगी। लोगों के सामने हाथ फैला भीख मांगती और कहीं सुरक्षित जगह देख वहां पर रात को सो जाती। उसकी हालत दयनीय हो गई थी। बर्फ से 2.5 दिन बाद स्वप्निल को घायल अवस्था से निकालकर अस्पताल में एडमिट किया गया था। 4 दिन वह हॉस्पिटल में अपने जीवन की जंग लड़ता रहा और अंत में मौत हो गई। सोहन कोशिश कर रहा था कि स्वप्निल की मौत के पैसा उसे मिले, लेकिन बात आगे कुछ बढ़ नहीं पा रही थी। स्वप्निल दास नहीं रहा, लेकिन उसका पार्थिव शव सोहन के घर नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया, सूचना नहीं आई। सोहन कम दिमाग का आदमी समझ नहीं पा रहा था। इधर स्वप्निल के बर्फ में दबे होने की खबर आने के 2 महीने बाद स्वप्निल घर आया। वह ठीक था। उसने अपनी छुट्टी के लिए नौकरी में आवेदन की और जब उसकी छुट्टी स्वीकृत हो गई तो वह अपने घर आया। वह चाहता था कि वह कुछ समय अपनी पत्नी के साथ बिताए, अपने घर पर परिवार के साथ बिताए। 3 महीने जब उसका स्वप्निल घर आया तो घर में तो उसके सारा परिवार उसको देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी पत्नी को नहीं देखा। जब उसने अपने भाई और भाभी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है, तो वो दोनों रोते रोते बोले कि क्या बताएं भाई, जैसे तुम्हारा खबर बर्फ में दबे होने की बात आई, वैसे ही तुम्हारी पत्नी तो घर छोड़कर चली गई। बोली अब मेरा इस घर में रखा है क्या, जब पति नहीं है तो मैं क्या करूँ रहकर। बहुत भला बुरा कहकर चली गई। भाई हमने तो सुना था कि तुम्हारे बर्फ में दबने से तुम मर चुके हो। स्वप्निल ने कहा कि मैं मरा नहीं था। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो दल गश्त के लिए निकली थी उसमें भी एक स्वप्निल दास था। वह बर्फ में दबा था। बचाव दल ने उसे निकाल के अस्पताल में एडमिट किया गया था और वह भी बहुत बुरी हालत में था, पर हॉस्पिटल में उसे बचाया नहीं जा सका। वह संजोग था कि उसका भी नाम स्वप्निल दास था। मैं नहीं था भैया। सोहन और मीना एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मन में सोचे कि भगवान हमने क्या कर दिया, लेकिन एक पल के लिए वह खुश भी थे कि चलो कम से कम प्रतीक्षा यहाँ तो है नहीं। अगर यहाँ होती और उसके भाई के पीछे हमने उसके साथ क्या क्या व्यवहार किया है, अगर स्वप्निल को पता चलता तो कितना बात बिगड़ जाता। मीना स्वप्निल को अच्छे से खिलाई पिलाई और बोली कि तुम आराम करो, कितना दिन बाद आए हो। लेकिन स्वप्निल का मन नहीं लग रहा था। भले ही कुछ दिन का साथ उसकी पत्नी के साथ था, लेकिन उसे लगता था उसकी पत्नी उसके लिए बहुत वफादार और उसे किसी भी बुरी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती है। खैर जो भी हो, थोड़ा आराम करने के बाद वह बाहर गांव में लोगों से मिलने के लिए बाहर निकला। अपने पुराने दोस्तों से मिला, थोड़ा घूमा फिरा। इतने में एक लड़के से भेंट हुई और उसने पूछा क्या हुआ स्वप्निल, तुम्हारी शादी को 4 महीने नहीं हुए थे और पत्नी को घर से निकाल दिया। वह घूम घूम के भीख मांगती है। ऐसा क्या हो गया कि उसे भीख मांगने की नौबत आ गई। स्वप्निल सुनकर बहुत हैरत में पड़ गया। ऐसा क्या हो गया कि उसकी पत्नी भीख मांग रही है। बोला तुम क्या बात कर रहे हो, कहाँ देखा उसे। उसने बताया कि वो आगे के बस स्टेशन के आसपास में ही वह रहती है, वहीं पर घूमती है, वहीं पर फिरती है और वहीं पर होटल से खाना मांग कर खाती है। सपना वहाँ बस स्टैंड के पास गया। वहाँ पर उसने आसपास देखा तो उसे अपनी पत्नी प्रतीक्षा एक बिल्कुल ही दयनीय हालत में भीख मांगते हुए देखी। देखकर उसके आंखों में आंसू भर गए। जो लड़की 4 महीना पहले उसे शादी करके आई थी, लाल जोड़ी में उसके घर में इतनी सुंदर शर्म से सिमटी हुई आई थी, वह आज फटे गंदे कपड़े पहन के सब लोगों के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी, जिसका पेट और पीठ भूख के मारे बराबर हो गया था। 4 लोगों में से हर 3 लोग उसको बुरी नज़र से ही देख रहे थे। क्यों? उसकी पत्नी इस हालत में कैसे पहुंची? वह प्रतीक्षा के पास पहुंचा। प्रतीक्षा अपनी पति को अचानक से सामने से देखी तो वह उसके गले लग रो पड़ी। प्रतीक्षा को एक कोने में बैठाकर उससे पूछा क्या बात हुई।
प्रतीक्षा सारी बात बताई। प्रतीक्षा को लेकर जब वह घर पहुंचा तो सोहन और मीना उसे अपने सामने देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। स्वप्निल ने बोला, आपने जो किया है उसका तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। सोहन मीना शर्म और हाय और डर से मुंह नहीं खोल रहे थे, लेकिन जब स्वप्निल ने अपना गुस्से भरे शब्द बोलने शुरू किए तो मीना टूट गई। मीना ने फिर बताया कि जब हमने पेपर में पढ़ा कि आप बर्फ़ में दब गए हो और जब 2 दिन बाद भी आपके बाहर आने की खबर नहीं थी, आपके बचाए जाने की खबर नहीं मिली, तो हम यह मान लिए कि आपकी मौत हो गई है। फिर हमने सोचा कि अगर आपकी पत्नी को घर से मायके भेज दे तो वो आपके पीछे जो भी पैसा मिलेगा वह हमें मिल जाएगा। लेकिन आपकी पत्नी प्रतीक्षा इस घर से अपने मायके जाना नहीं चाह रही थी, तो हमने उसे ऐसे घर से निकालने की बहुत कोशिश किए। उसे घर के सारे काम करवाए, उसको जलील किया, खाना नहीं दिया, लेकिन वह इस घर को नहीं छोड़ी। फिर हमने एक दिन उसको पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। स्वप्निल बोला कि एक मन करता है कि मैं आप लोगों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई करूं और आप लोगों को अंदर करवाऊं, लेकिन मेरे भाई होने का मान रखते हुए मैं आप लोग को छोड़ता हूं। लेकिन आज के बाद यह तय रहा कि मेरा आप लोग से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और अपनी पत्नी प्रतीक्षा को लेकर जहां पर उसकी नौकरी थी वहीं पर ले गया और अपने साथ रखने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।